हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी में जो करेक्शन आ रहा है, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। ना ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, वेल्थ इज़ मेड व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन स्ट्रीट्स, राइट। ना क्यों मैंने ये लिखा है? बिकॉज आप लोगों को समझना है कि जो ये करेक्शन आ रहा है मार्केट में, जो ये करेक्शन आ रहा है वो क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो आई वुड से कि हाँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दैट यहाँ पे कोई भी हम स्टॉक्स की बात नहीं करने वाले हैं। ओके, जो भी मेरा व्यू है वो जनरल मार्केट को लेकर रहेगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करें वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए जो भी डिसीजन आप लो उससे पहले, राइट। मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू, एक पिक्चर दूंगा कि किस तरीके से आप इस फॉल का बेनिफिट उठा सकते हो और अपना एक 5 to 10 years का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। ओके, ये वीडियो इसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह की कुछ बात नहीं करेंगे, बट सब ये वीडियो देखो, आपको भी समझ आएगा कि कैसे किस तरीके से पैसा बनता है। देखो, एक चीज़ समझो, वेल्थ जो बनती है, वेल्थ बनती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बनती है। ओके, इन्वेस्टमेंट से बनती है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं ट्रेडिंग करके दिन के 5,000 या 50,000 बना लेता हूँ तो वेल्थ इससे बनेगी, बट एक चीज़ समझो कि ये चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, ये चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है। एंड आपके पास कितना भी प्रॉफिटेबल सेटअप हो, कुछ भी हो, वन पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे बिकॉज आप मान लो आपको 10 लाख क्वांटिटी निफ्टी की बाय एंड सेल करनी है ऑप्शन बाइंग में, तो क्या आप ये कर सकते हो? ठीक है, भले ही आपके पास कैपिटल है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, भले ही आपके पास कैपिटल पड़ा है, बट क्या आप ये कर सकते हो? 10 करोड़ की पोजीशन इन एंड आउट ऑप्शन बाइंग में क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का इश्यू ज़रूर आता है हमारे मार्केट में। ओके, बिकॉज इतनी लिक्विडिटी नहीं है हमारे मार्केट में। तो आप कभी भी, एक जो ट्रेडर है वो पैसा ज़रूर बना सकता है, बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, बट जो वेल्थ बनती है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बनती है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस अभी ट्रेडिंग पे है, देन यू गाइज आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। ठीक है, ये सारे मिथ्स मैं अभी यहाँ पे क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ कि कौन कौन से मिथ आप लेके चलते हो और किस तरीके से आपको एक इन्वेस्टमेंट आपका प्लान करना चाहिए। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। अगर आप समझ रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से अपना वेल्थ क्रिएट कर लोगे, कभी भी नहीं होगा। अच्छा खासा पैसा ज़रूर बन जाएगा, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, बट अगर आपको वेल्थ बनानी है, अगर आपको बिग बुल बनना है, ठीक है, एक बड़ा बुल बनना है इस मार्केट में, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए एंड सोचना चाहिए। बिकॉज वो एक सेफ़ चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक सेफ़ चीज़ होती है जो आपके पैसों को सेफ़ रखता है और इतने रिस्क पे नहीं लगाता है जितना हम इंट्राडे ट्रेडिंग में जो रिस्क लेते हैं उसमें कितना भी कैपिटल ब्लो हो सकता है हमारा, बट इसमें एक सेफ्टी ज़रूर होती है उसके कंपैरिजन में। सिंपल है मेरी बात। नाउ सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं कि इस करेक्शन का आप लोगों को क्या मतलब निकालना चाहिए। ओके, सबसे पहले निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। नाव ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। नाव सबसे बड़ी गलती जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, दैट उनको घुसना ऊपर है। ठीक है, उनको घुसना ऊपर है, मतलब बाई तब करना है जब पूरी दुनिया बाय 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 के रटन लगा रही है। मतलब पूरी दुनिया को जब बाय करना है तब आप लोगों को बाय करना है, तब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप लोगों को लॉन्ग टर्म करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर की। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, मेरा एक चीज़ समझो कि आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है देन वो कभी भी एक करेक्शन में ही होना चाहिए। आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, बट अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स तक आपको रखना है, अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है देन हमेशा ये करेक्शन में ही बनना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो करेक्शन में बाइंग करने की, देन छोड़ दो मार्केट को, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, जब भी करेक्शन आए तब वापस से आप अपना इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे कर सकते हो। अगर निफ्टी का चार्ट हम देखें, हिस्ट्री देखें, तो क्या ये करेक्शन निफ्टी में पहली बार आया है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देखो, निफ्टी में करेक्शंस आते रहते हैं। ओके,
यहाँ पे निफ्टी में देखो कितना करेक्ट हुआ है, ये ऑलमोस्ट इधर तक देखिए 42% तक ये करेक्ट हुआ है, ठीक है, ये 42% तक करेक्ट इधर हुआ है। फिर वापस से यहाँ से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा ये बताओ, यहाँ से बढ़ा है, ठीक है, 794 से ये 6200 तक गया है। बीच में और भी करेक्शंस आए होंगे, ओके, बीच में और भी करेक्शंस आए होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करेक्ट हुआ है, 52% करेक्ट हुआ है, चलो ठीक है। अगर हम ये 2008 की बात करें तब भी ये 64% गिरा है। ये निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स की नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वापस से ये गिरा है 23%, कोरोना के टाइम पे गिरा था 40-50% आई गेस, ठीक है, ये 38% गिरा है। तो यहाँ पे वापस से हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है ऑन द चार्ट। यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी 16% के आसपास हम करेक्ट हो चुके हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, एवरी करेक्शन के बाद एक अच्छा रैली आता है, एवरी करेक्शन के बाद एक अच्छा रैली आता है। ये करेक्शन हुआ, ये अच्छा रैली आया कि नहीं आया, तो हर करेक्शन के बाद रैली आता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। सबसे बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर्स आप लोग क्या कर रहे हो, दैट अभी आप अपनी SIP बंद कर रहे हो, ठीक है। अभी आप स्टॉक्स बाय नहीं कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं उसको आप अभी बाय नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने जो बाय अगर गलती से भी कर लिया होगा तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, लॉस में अपनी पोजीशन निकाल रहे हो। तो ये सारी गलतियाँ, और सबसे बड़ी अभी जो SIP बंद कर रहा है ना अपनी, वो सबसे बड़ा, मैं बोलूँगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भले ही आपको बुरा लगे बट ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर अभी आप अपनी SIP बंद कर रहे हो या फिर रिडीम कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड्स, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये टाइम है जब आपको अपनी SIP को 2x 3x 4x करना है अगले 1 साल के लिए, ठीक है। ये वो टाइम है कि जब आपको अपनी SIP इंक्रीज़ करनी है। क्यों? बिकॉज अगर आप इस करेक्शन में अगर यूनिट्स बाय करोगे तो आपको एवरेज जो आपका होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और जब फिर मार्केट ये रैली ट्राई करेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको बहुत ही तगड़ा रिटर्न मिलेगा। तो ये SIP बंद अगर कोई प्लान कर रहा है बंद करने की, या किसी ने करी है, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप इसको स्टार्ट करें वापस से, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दी SIP, टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट करना कैसे है सर, ये किस तरीके से पता लगे, तो इसमें हम सारे इंडाइसिस देखेंगे कि कौन से इंडाइसिस में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना। एक चीज़ समझो, एक और मिथ सबका क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स कहाँ गया निफ्टी का, रियलिटी, मीडिया, FMCG, PSU बैंक्स। चलो PSU बैंक्स भी देख लेते हैं। ऑटो किधर गया, जस्ट अ सेकेंड, किधर तो था ऑटो, ठीक है ये रहा, ठीक है, ये निफ्टी का ऑटो इंडेक्स है ना। अब एक और हम गलती क्या करते हैं, अब रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, देखो आपको ऐसा लगता है कि ये टाटा मोटर्स का फॉर एग्जांपल स्टॉक है, यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। टाटा मोटर्स का फॉर एग्जांपल स्टॉक है, इसने 1150 के आसपास स्टॉप लगाया ना, अभी ये समवेयर अराउंड 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना। अब आप क्या सोचते हो, दैट ये इतना महंगा शेयर अभी इतने सस्ते में मिल रहा है तो मैं इसको बाई कर लूँ। क्यों? बिकॉज आप सोचते हो कि वापस से इसी तरीके का रैली इस सेक्टर में आ सकता है ना। देखो आने के लिए आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता, बट ऐसा मत सोचो कि वापस से ये इस तरीके से ही भागेगा। जो सेक्टर ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है, और उसके बाद वो करेक्ट कर रहा है, उस सेक्टर को छोड़ दो, उस सेक्टर को इग्नोर करो। अभी के लिए उस सेक्टर को इग्नोर करो, वो बाद में देखेंगे जब ये अच्छा कुछ दिखने लगेगा चार्ट पे, तब देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल यहाँ से ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, दैट जो सेक्टर पहले चला है, मान लीजिए PSU बैंक्स है, ये ऑटो है, एनर्जी है, ये सारे सेक्टर्स पागलों की तरह चल रहे थे, ठीक है ना। अभी इसमें करेक्शन आ रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो, इसी के स्टॉक्स आप लोग बाय कर रहे हो, इसी के स्टॉक्स आप लोग बाय कर रहे हो डिप में। क्यों? बिकॉज आप ऐसा सोचते हो कि ये वापस से इसी तरीके का रैली देगा ना। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं होता ऐसा। 5-5 10-10 साल तक ये हाइस टेस्ट नहीं होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही भागेगा। 5 साल 10 साल भी हो सकते हैं कि वापस ये इस हाई पे आ जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, तो इस मिथ को इग्नोर करो, इस मिथ को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो, ठीक है। अभी कौन से सेक्टर में हमें ट्रेड करना है
ये आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ओवरऑल मार्केट कितना गिरा है उसके कंपैरिजन में वो सेक्टर कितना गिरा है। अगर वो सेक्टर ओवरऑल मार्केट की, मान लेते हैं ओवरऑल मार्केट 30% गिरा है, ठीक है, निफ्टी 50, निफ्टी 500 ये 35% करेक्ट हुआ है, बट फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं निफ्टी फार्मा जो है वो 20% ही करेक्ट हुआ है, मतलब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, मतलब इसमें उतना सेलिंग नहीं आया, मतलब ये सेक्टर स्ट्रांग है। और जब मार्केट उठना चालू करेगा, जब मार्केट वापस से अपने बुलिश ट्रेंड में होगा, तो ये सेक्टर, ये फार्मा सेक्टर वो होगा जो लीड करेगा, ठीक है, ना कि वो ऑटो सेक्टर, ना कि वो आपका पीएसयू बैंक्स, ना कि आपका पीएससी सेक्टर, ना कि आपका एनर्जी सेक्टर, ये नहीं करने वाले हैं, ऐसा ये समझो प्लीज़, ओके। इस चीज़ को खास ध्यान देना है। तो इस वीडियो में हम वही एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो अभी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना। मैं आपको ओवरऑल सेक्टर बताऊंगा, उसमें कौन से स्टॉक्स हैं वो सब आपको फाइंड करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको फाइंड करना है, बिकॉज ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो उतना एनालिसिस आपको करना है ना। किस तरीके से फंडामेंटली आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो वो मैं डेफिनेटली बताऊँगा आगे वीडियो में, बट अभी हम सेक्टर पे फोकस करते हैं ना। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें देन निफ्टी आईटी ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पे करेक्ट हो चुका है ना। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें देन अभी भी ये बुलिश है, ये बियरिश अभी भी हुआ नहीं है। अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें देन अभी भी ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। इसके नीचे जब भी प्राइस एक्शन बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से ऐसा कुछ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी ये नेगेटिव नहीं है, ये करेक्शन के लिए आ रहा है ना। सर कहाँ तक करेक्ट कर सकता है, ये एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, इसका ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। हो सकता है हम यहाँ तक नीचे आ जाए, यहाँ पे बेस बनाए, यहाँ पे बेस बनाए और फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें। तो अगर इस जोन में आता है तो आप अपना छोटा छोटा एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे या जो भी स्टॉक आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताए उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर। ना एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट कभी भी आप ऐसे गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करो ना। देखो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि निफ्टी का बॉटम किधर लगेगा, ये बॉटम किधर लगेगा नहीं पता है। वो 21,000 पे लगेगा, वो 20,000 पे लगेगा, वो 19,000 पे लगेगा, नहीं पता ना। मैंने थंबनेल में 21,000 इसीलिए लिखा है बिकॉज 21,000 इज़ कमिंग इन निफ्टी, ठीक है। मोस्ट लाइकली 95% चांसेस है कि निफ्टी में 21,000 तक तो एक डाउन मूव कंटिन्यू ये होना चाहिए, ओके। और मेरे हिसाब से 20,000 से 21,000 के बीच में कहीं पे मार्केट का बॉटम लगना चाहिए ना। ये मेरा व्यू है, बट मुझे पक्का नहीं पता, ये मेरा एनालिसिस है, बट ये गलत भी हो सकता है। हो सकता है हम 19,000 पे जाके बॉटम लगाए, हो सकता है हम 18,000 पे जाके बॉटम लगाए। तो इसी वजह से जब भी आप करेक्शन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आपने 20% अपना इन्वेस्टमेंट किया ना। फॉर इन एनी केस अगर ये और नीचे यहाँ से मान लो 10-15% गिर गया देन यहाँ पे आप अपना 40% इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आप 60% आपका जो इन्वेस्ट हो गया, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो बाकी का जो 40% आपका बचा है वो धीरे धीरे इस लेग में जब आपको कन्फर्मेशन डेली चार्ट पे दिखने को मिल जाए दैट ये हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में जा रहा है अभी, तो यहाँ पे आप अपना बाकी का 40% इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर आपको इसको छोड़ दो 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए। सिंपल है, इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये निफ्टी आईटी की बात हो गई दैट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बेस बन सकता है, दैट इज़ टोटली अ पॉसिबिलिटी, ओके। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मंथली चार्ट पे, और ये सारे हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, ओके। ना अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें ना, यहाँ पे देखो क्लियरली हमें दिख रहा है दैट फार्मा सेक्टर इतना गिरा नहीं है। ये कितना गिरा है, 17%, ओके, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी के जितना ही ये गिरा है ना। ये अपने मंथली बाइंग जोन जो है उसके बहुत ही पास है डेफिनेटली। तो अगर इधर आता है तो यहाँ पे आप बाइंग का इसको भी एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हो। फार्मा सेक्टर अगेन एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बिकॉज दिस इज़ गुड। ये अभी जो भी ये फार्मा सेक्टर में दिक्कत आई है वो ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से आई है, बिकॉज हम फार्मा जो मतलब हमारे कंपनीज़ है वो एक्सपोर्ट्स करती है यूएस में, ठीक है, और बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड यूएसए में जाता है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा डेंट लगा है। बट जैसे ही थिंग्स स्मूथ आउट होगी, इस जोन में आएगा, यहाँ पे अगर बेस बनता हुआ दिखता है देन फार्मा स्टॉक्स विल बी वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद
अगर हम कोई सेक्टर देखते हैं, देखो निफ्टी मेटल ना, ये सेक्टर देखो, ये सबसे ब्यूटीफुल सेक्टर है। यहाँ से ये कितना गिरा है 21%, बट अभी अगर हम देखें सिर्फ 13%, मतलब ये ऑलमोस्ट 6-7% नीचे से ऊपर भी आ चुका है और ये इतना नहीं गिरा है। आप देख रहे हो बाकी जो सेक्टर्स के आईटी का चार्ट हमने देखा कितना एग्रेसिवली गिर रहा था, ये इतना एग्रेसिवली गिरा भी नहीं है एंड इट इज़ लुकिंग गुड। ये एक अच्छे अप ट्रेंड में ऑन द मंथली चार्ट दिख रहा है। अगर हम डेली चार्ट भी इसका देखें देन देखो ये भी एक बेस बना के यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे ही ये हाइज ये क्रॉस करेगा 9000 के ऊपर, एक भी यहाँ पे डेली क्लोजिंग मिल गया देन ये तो बियर मिनिमम टारगेट रहेगा, इधर से अच्छा एक अप मूव मिल सकता है। तो ये जो सेक्टर है निफ्टी मेटल, इसको आपको आने वाले टाइम में ध्यान देना है। ये एक लीडर बन सकता है जब मार्केट बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा। निफ्टी मेटल्स, इसके स्टॉक को आपको ध्यान देना है, इसके स्टॉक पे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर। अब ये देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मंथली चार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इधर कंसोलिडेट कर रहा है। इतने गंदे मार्केट में भी, इतना जब मार्केट करेक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके स्टॉक्स आपके रडार में अभी होने चाहिए, ठीक है, इसके स्टॉक रडार पे होने चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जब ये ब्रेकआउट कर दे यहाँ पे मंथली बेसिस पे तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, बट ये लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। तो आप समझो मेटल इंडेक्स ऐसा है जिसमें आप अभी के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा है जिसमें आप अभी के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये दो सेक्टर अच्छा है। फार्मा भी स्लो एंड स्टडी, जब भी वो बाइंग जोन में आएगा उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सिंपल है ना। ये है रियलिटी इंडेक्स ना। देखो इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। एक चीज़ समझो, ये भी सेक्टर अभी भले ही आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, इसने भी अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन किया है, बट एक चीज़ देखो, ये 2008 का जो इसने ब्रेकआउट किया था उस हाई को रीटेस्ट करने यहाँ पे आ सकता है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो सकता है इसको रीटेस्ट करने के बाद हमें इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। इसमें फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज रियलिटी सेक्टर जो है, जो लैंड है, ये सारी चीज़ें आगे के टाइम में चलने वाली है। ओके, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी, तो ये सारे एसेट्स जो होते हैं ना, इसे सेफ माना जाता है। ओके, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर रियलिटी है, ये सारे रियलिटी मतलब जो लैंड वगैरह हम लेते हैं ना, ठीक है, वो सब हम इस सेक्टर में देखते हैं। तो ये सेक्टर अच्छा होगा बिकॉज लैंड के प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं इन दी टाइम्स टू कम। सिंपल है, तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। डेली चार्ट में जब भी इसका एक पैटर्न इस तरीके का उठता हुआ दिखे ना, हायर हाइज हायर लोज का, देन डेफिनेटली आप इस सेक्टर में भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सेक्टर टू स्टार्ट विद। ना मीडिया सेक्टर, ना ये देखो क्लियरली हमें दिख रहा है ये रेंज में है, कभी ये मतलब इसको छोड़ दो तो कभी ये अप ट्रेंड में था ही नहीं। ओके, तो मीडिया को छोड़ देना है, इसकी स्टॉक्स को देखना ही नहीं है ना। अब हम ऑटो सेक्टर की बात करें ना, अगर हम ये लास्ट लेग से भी इसको अगर देखते हैं तो अभी भी ये 50% भी करेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो इसको आने दो, 50% करेक्ट करने दो, फिर अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक करता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता है, तो तब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टॉक 1200 का था अभी 600 में मिल रहा है मैं इसको ले लूँ, प्लीज़ वो गलती मत करना। जो सेक्टर स्ट्रांग है अभी स्ट्रांग है, देखो कभी भी ऐसा नहीं होता, कितना भी बियर मार्केट आ जाए, एक चीज़ समझ लो, देयर इज़ ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर, देयर इज़ ऑलवेज अ बुल मार्केट समवेयर। एक चीज़ ये चीज़ दिमाग में छाप लो, कितना भी बियर मार्केट हो जाए, कितना भी बियर मार्केट हो जाए, ठीक है, एक बुल मार्केट समवेयर मतलब कोई ना कोई सेक्टर में ज़रूर बुल मार्केट होता है। तो अभी आपको यही फाइंड आउट करना है दैट कौन से सेक्टर में अभी बुल मार्केट है। मैंने 2-3 सेक्टर आपको डेफिनेटली बता दिए हैं एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, इसको जाने दो, आराम से इधर कहीं पे 20-20 बनाए, उसके बाद हम इसको प्लान करेंगे अगर कुछ होता है तो, ठीक है। FMCG इंडेक्स अगेन, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, समझो भले ये करेक्शन हो गया है बट इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ ना। यहाँ पे ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन में है, ऑलरेडी ये मंथली के ये डिमांड जोन में अभी भी ये ट्रैवल कर रहा है। हो सकता है इधर से ही ये बेस बना के ऊपर निकल जाए, वेरी गुड। अगर नहीं निकलता देन हो सकता है हम यहाँ तक एक और लेग डाउन साइड का देखें और यहाँ से हम ऊपर जाए ना। अब इसमें क्या फंडामेंटल्स अच्छे हैं, समझो मेरी बात। अगर आपने इस साल का बजट अगर सुना है, देन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है दैट 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। ओके ना, अब इसका कनेक्शन समझो, FMCG और कंजम्पशन ये दोनों ही सेक्टर में इसका
बेनिफिट आपको देता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये बेनिफिट इसमें देता हुआ दिखेगा किस तरीके से, अगर पहले जो आई गेस छूट थी वो 7.5 लाख तक की थी, ठीक है, इनकम टैक्स पे, ना उसको 12 लाख कर दिया है। मतलब अब अभी अगर ये मोटा मोटी हम पकड़े तो ये 5 लाख जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं पब्लिक के हाथ में, जो ये 5 लाख एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो क्या होगा, वो खर्च कहाँ पे होंगे, ये इन्हीं सब चीज़ों पे होंगे, एफएमसीजी, कंजम्पशन, यही सारे सेक्टर को अभी पैसा आना शुरू होगा। क्यों? बिकॉज ये जो स्लो डाउन इकोनॉमी में चल रहा है ना, ये इसका इफेक्ट हमको नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा। मतलब आज से 3-4-5 महीने बाद इसका इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। बिकॉज ये जो रूल्स है 12 लाख्स जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है इनकम टैक्स में, ठीक है, उसका 1 अप्रैल से ये रूल्स, ये जो चेंज हुआ है वो रूल्स लागू पड़ेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल से। तो ये जो पैसा पब्लिक के हाथ में एक्स्ट्रा बचने वाला है वो नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से। तो ये 2-3-4 मंथ्स इसको लगेंगे, बट जब भी ये शुरू होगा तो मार्केट इसको ऑलरेडी पहले से ही प्रेडिक्ट करके ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। तो एफएमसीजी एंड कंजम्पशन, ये जो सेक्टर है इसके पास भी अच्छे फंडामेंटल्स है जो इसको बैक कर रहे हैं, तो इसको भी आप फोकस कर सकते हो, ये उठेंगे, ठीक है। बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा पैसा है जो पब्लिक के हाथ में आएगा वो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होगा और कहीं ना कहीं वो वापस इकोनॉमी में, मार्केट में आएगा। तो इस वजह से ये सेक्टर आराम से ऊपर जा सकते हैं। चार्ट में आप कंफर्मेशन देख लेना, उसके बाद आप इसको प्लान करना। ये कंजम्पशन है, सेम स्टोरी जो एफएमसीजी में बताई यही स्टोरी है, भले ही ये करेक्ट हो रहा है, इसको आने दो, जहाँ से भी मुड़ता हुआ या सपोर्ट लेता हुआ दिखे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स अगेन अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर, अभी चार्ट में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, बट अगेन ये 2010 का हाई है जो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक अच्छी रैली दी थी ना, दिस कुड बी अ रीटेस्ट। तो इस जोन में जब आए, इस जोन में, तो यहाँ से आप फिर अगर ये उठना स्टार्ट करता है देन दिस विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये एक क्लासिक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का पैटर्न होगा। फिर यहाँ से ये थोड़ा स्लो होगा, पेस बनाएगा और फिर यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक सेक्टर है, बट इसमें आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। इधर आने दो, कुछ बेस बनाने दो, फिर पीएसयू बैंक्स में आप डेफिनेटली कुछ कर सकते हो। पीएससी इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बोला ना, आप इस सेक्टर में अभी आप ऐसा सोचोगे, ये सेक्टर 11,000 से लेके 8,000 आ गया, मतलब ये सेक्टर आई गेस 40% गिर चुका है। स्टॉक्स तो कितने ही गिरे होंगे, तो फिर अब क्या करोगे, इसी के स्टॉक्स आप ले मतलब अभी डिप में बाय कर रहे होंगे, फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये इस तरीके से कंसोलिडेशन में 5 साल भी जा सकता है फ्रेंड्स। ऐसा समझो, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से गया है तो वापस से ये ऐसे जाएगा। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो और ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना बंद कर दो। मैंने आपको चार्ट दिखाए कि कौन से चार्ट अभी अच्छे हैं, कौन से सेक्टर अभी अच्छे हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके स्टॉक्स को अभी लेना है। देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, जो स्ट्रांग है वो भागेगा, ठीक है। ये हो सकता है स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए, बट जो स्ट्रांग है वो दौड़ेगा, वो भागेगा, इट विल रन, ठीक है। ये सब चलेंगे, स्लो वॉक होगा इसका। ऐसे मतलब मार्केट ओवरऑल ठीक हो गया है तो ये चलो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं वापस, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं वापस, ये इस तरीके से लैगार्ड बिहेव करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ से हैवी सेलिंग आया है। जो सेक्टर अभी ऐसा दिख रहे हैं जो यहाँ पे टॉप के आसपास यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, और फिर ये जब ब्रेकआउट करेगा ना सेक्टर, तो ये इस तरीके का रैली उस सेक्टर में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये चीज़ समझ लेना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब यही गलती कर रहे हो। अगेन एनर्जी सेक्टर ये भी ठीक ठाक है, करेक्ट हो चुका है, बट इट इज़ अगेन एट अ इम्पॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे अगर इसका बेस बनता है, इसका बेस इस एरिया में बनता है एंड फिर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट मिलता है, देन डेफिनेटली इसको आप वॉच आउट कर सकते हो, बट अभी नहीं, बेस बनने दो, ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ये रीटेस्ट है। अगेन ये क्लासिक ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पैटर्न है, तो इसको जब ये बेस बना के उठना स्टार्ट करे तब हम देखेंगे ना। स्मॉल कैप इंडेक्स सिंपल इसमें भी अच्छा है, बट जब ये कुछ अच्छा डेली चार्ट पे बनाएगा तब हम देखेंगे। अभी के लिए ये डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में शिफ्ट होने दो, उसके बाद स्मॉल कैप को देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, ये जो आप देख रहे हो 13,000 का लेवल, 13,000, 13,100, ये सारे लेवल्स हैं। यहाँ तक ये डेफिनेटली आ सकता है, हो सकता है यहाँ बेस बना के ये उठना स्टार्ट करे, ओके। बट अभी इसमें इससे थोड़ा दूर रहना है ना। मिड कैप्स ये भी स्मॉल कैप की जैसे ही है, इसमें भी थोड़ा और करेक्शन हो सकता है, सिंपल है।
निफ्टी 500 की बात करें तो निफ्टी 500 मतलब ये जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उसका इंडेक्स है, ये भी मुझे दिख रहा है कि और नीचे हम जा सकते हैं। हो सकता है इस जोन तक हम नीचे आ जाएं, 19,000 तक आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बेस बनाए, या फिर हम सीधा 18,000 तक भी आ सकते हैं। 17,500 से लेके 18,000 ये पॉसिबिलिटी है। तो ये सेक्टर भी अभी मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। मतलब ये जो 500 कंपनीज़ हैं निफ्टी की, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब अगेन हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आप वॉच आउट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये इसका 2008 का हाई है। हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आए। अगर इसको रीटेस्ट करने आता है देन आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। नहीं हो सकता है हम यहीं पे कहीं पे बेस बना लें और ऊपर जाना स्टार्ट करें, बट बेस बने उसके बाद ट्रेड करना है। अभी के लिए ये सेक्टर नहीं है। सिंपल है मेरी बात। ये मिड कैप 50 है। अगेन ये ऑयल एंड गैस, इससे दूर ही रहो, ठीक है। ये वर्टिकल एक ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, इसको छोड़ दो। ओके, मुझे कुछ इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है। हेल्थ केयर अगेन गुड, बिकॉज ये थोड़ा बहुत हमारे फार्मा के साथ ही चलता है। ओके, तो ये अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें जो डिप है मैंने बताया वो टैरिफ वैरिफ वगैरह की वजह से है, तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। जब भी इसमें डेली चार्ट में अच्छा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो, इसमें आप देख सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ठीक है, ये भी नीचे आ रहा है। ये भी जब उठना स्टार्ट करे तब देखेंगे इसमें भी कुछ अच्छा नहीं। और ये सर्विस सेक्टर ये अच्छा दिख रहा है, बिकॉज इसने मंथली चार्ट में अप ट्रेंड में है और कोई यहाँ पे करेक्शन इतना हैवी नहीं दिया है। हम सभी इंडेक्स देखो 4 जून के ये जो लो है इसके कितना करीब है, और ये अभी भी इससे आधा है, ठीक है। अभी भी यहाँ से आधे से ज़्यादा ऊपर है। तो दिस इज़ शोइंग कि इसमें स्ट्रेंथ है। तो सर्विस सेक्टर पे भी आप अभी फोकस कर सकते हो। मतलब डेली चार्ट पे अगर मान लेते हो ये बेस यहाँ पे बना है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 30,000 के ऊपर, तो इसके स्टॉक्स को आप वॉच आउट कर सकते हो। ना सर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। चार्ट देखो, अगर आप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में है ऑन द डेली चार्ट, वो स्टॉक अच्छा हो सकता है। सेकंड थिंग, फंडामेंटल थोड़ा बहुत आपको देखना आना चाहिए ना। जिसके भी फंडामेंटल अच्छे हैं वो कितने भी अभी गिर रहे हो वो बाउंस बैक करेंगे। फंडामेंटल में क्या देखना है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी वेबसाइट खोल लो, उसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, दैट प्रॉफिट होता है, ठीक है। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो 15% से इंक्रीज़ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये 15% से ग्रो करना चाहिए। जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो सेल्स है कंपनी का, वो 15% से ग्रो करना चाहिए स्लो एंड स्टडी। जो डेट है, ओके, डेट है वो 0.5% से कम होना चाहिए। ये सारा आपको स्क्रीनर में मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनर जो वेबसाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, तो उस पर आप चेकआउट कर सकते हो या गूगल कर लेना, हर जगह आपको मिल जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंपनी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये सब चीज़ें उसमें है कि नहीं। प्रमोटर होल्डिंग है, ओके, प्रमोटर होल्डिंग वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 50%। हो सके तो FII की होल्डिंग है वो भी 3.5% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये भी है तो समझ लो कि वो जो स्टॉक है वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। बट ये सारी चीज़ें इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना चाहिए, रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना चाहिए, डेट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रमोटर डेफिनेटली 50% से ज़्यादा। दिस इज़ अ नो ब्रेनर, इसमें बिल्कुल भी हम नहीं चलाएंगे कुछ भी। और एक और चीज़ भी देखनी है, जो PE होता है वो सेक्टर के PE से कंपेयर करके देखो। अगर बहुत हाई PE है तो अभी भी समझो दैट अभी भी वो स्टॉक हाई वैल्यूड है, ठीक है, अभी भी वो स्टॉक हाई वैल्यूड है। तो ऐसा स्टॉक बाई करना प्रीफर करो। जब भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो ना, जब मार्केट करेक्ट होता है तब जो हम बाई करते हैं उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाओ तो PE देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको वैल्यू किसी भी चीज़ में दिख रही है तो उसका PE हाई नहीं होना चाहिए। सेक्टर के PE से कंपेयर करना है, ओके। सेक्टर का PE मान लेते हैं 40 है ऑन एन एवरेज, और इसका PE मान लेते हैं अभी भी 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी स्टॉक आप देख रहे हो तो इसको थोड़ा और कूल ऑफ होने की हम वेट कर सकते हैं। मतलब अगर 50 या 40 या इसके भी नीचे मिले तो वेल एंड गुड, ठीक है। बिकॉज हमें एक सही वैल्यूएशन पे बाई करना है। जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो हमें एक सही वैल्यूएशन के लिए बाई करना है ना। अगर आपको ये सारे जो फंडामेंटल चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आपको उसको डिटेल में जानना है और सीखना है कि एक एक चीज़ कैसे देखे सर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर उस पर एक एक चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बना दो, तो मैं डेफिनेटली वो भी बना दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, तभी मैं बना पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।